को। साथियों, फोन नंबर बंद कर दिया है या चेंज कर दिया है, अपना घर बदल लिया है, एड्रेस चेंज कर दिया है, गली मोहल्ला चेंज कर दिया है, और अब ये अंदर ही अंदर डर सताया जा रहा है कि ये रिकवरी एजेंट मुझे कहीं ढूंढ तो नहीं लेंगे, कहीं इन्हें मेरा नया नंबर तो नहीं पता लग जाएगा। अगर ये लोग हमें ट्रैक करने की ट्राई करेंगे तो किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं? ये कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स के सवाल थे, मैंने सोचा था आज इसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उनका ये कहना था कि सर मैं रिकवरी वालों से इतना ज़्यादा तंग आ गया था, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मैंने अपना एड्रेस चेंज कर दिया, कि अगर मैं एड्रेस अपना चेंज कर दूंगा तो उसके बाद तो ये रिकवरी वाले हमें ढूंढ नहीं सकते, उसके बाद तो हमें हमारे नए एड्रेस पे वो लोग आ नहीं सकते हैं। बट कुछ सब्सक्राइबर्स के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने एड्रेस चेंज करा और कुछ दिनों बाद वो नए एड्रेस पे भी वो लोग आ गए। रिकवरी कर विजिट करी, वहां पर आके उनसे बातचीत करी, उन्होंने उनसे पूछने की भी ट्राई करी कि आपको नया एड्रेस मिला कहाँ से, बट रिकवरी वालों ने ये सीक्रेट्स नहीं बताया। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, किस तरीके से रिकवरी वाले आपको ट्रैक करते हैं, किस तरीके से आपके रेफरेंस के नंबर इनके पास जाते हैं, किस तरीके से आपका जो दूसरा नंबर होगा। कई लोग बोलते हैं ना कि सर मैंने नई सिम ले ली, मेरे नए सिम पे फोन कर रहे हैं ये लोग, वो नंबर कैसे आया? तो आज ये भी बताऊंगा कि आपके जो दूसरे नंबर्स होते हैं वो इनके पास कैसे पहुंचते हैं, और आप किस तरीके से बच सकते हो, किस तरीके से सही तरीका क्या है इनसे एकदम दूर हटने का। और एक भाई का हमारे ये भी सवाल था कि सर अगर मान लो कि मैं तो अपने घर पे रहता नहीं हूँ, तो कोई अगर कोर्ट से समन आएगा या फिर कोई केस फाइल होगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, या फिर ये क्या सही बात है कि कोई अगर हम एड्रेस या फोन नंबर चेंज करते हैं तो बैंक हमारे ऊपर कोई फॉर्जरी वगैरह का केस कर सकता है? तो एक चीज तो आप लोग पहले ही जान लो कि आपके ऊपर एड्रेस चेंज करने या फिर फोन नंबर चेंज करने पे कोई भी केस कहीं पर भी नहीं हो सकता है, समझे? क्योंकि पहले पास्ट में ट्राई करने की बैंकों ने ट्राई करी थी, बट कोर्ट ने इसके ऊपर ओवर रूलिंग करी थी कि भाई साहब सीधी बात है, किसी का मन है वो एक नंबर पे रखना चाह अपनी दूसरी सिम चलाना चाहता चलाएगा, किसी का मन होगा ये नंबर चलाएगा, उसकी अपनी मर्जी है। और एड्रेस भी आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हो, आपको बैंक बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, सबसे पहले नंबर्स का बताऊंगा फिर विजिट का बताऊंगा, ठीक है? कि ये जो नंबर्स है, जैसे मान लो एक बंदे की एक सिम चल रही थी, उसने वो सिम बंद कर दी, ठीक है, उसने दूसरी सिम ली, तो उस दूसरी सिम का नंबर कैसे पता लग गया? तो देखो इंडिया के अंदर क्या है, एक ना काफ़ी सारी वेबसाइट्स आती हैं, ठीक है, सरकार ने प्रोवाइड कर रखी है कि अगर आप वहाँ पर अपना आधार नंबर डालोगे ना, समझ रहे हो, आप अपना आधार नंबर या फिर पैन कार्ड वाली भी है एक दो, ठीक है, आप वहाँ पर अगर नंबर अपना डालोगे तो वहाँ पर आपको शो हो जाएंगी कि आपके नाम पर कितनी सिम्स है और उनके नंबर क्या क्या है। ओके। और कुछ वेबसाइट्स में क्या होता है, जो फ्री वाली रहती है उनमें पूरा नंबर नहीं दिखाता, लेकिन पेड सॉफ्टवेयर के अंदर ये लोग पूरा नंबर दिखाया जाता है वहाँ पर। तो अगर मान लो आप हो, आपने भाई साहब एक सिम बंद भी कर दी, लेकिन जब आपने केवाईसी वगैरह करवाई थी, जब आपने लोन प्रोवाइड करवाया था, कार्ड लिया था अपने ऊपर, तब भाई साहब वहाँ पर आपने अपना आधार पैन कार्ड नंबर वगैरह दिया था, सारी चीज़ें, तो वहाँ से ये लोग आधार नंबर निकाल के चेक कर लेते हैं कि दूसरा नंबर कोई है कि नहीं है, ठीक है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, कई बार क्रेडिट कार्ड जिन्होंने लिए होते हैं अलग अलग तरीके से, तो वहाँ पर कोई रेफरेंस नंबर का सिस्टम काम नहीं करता। वैसे तो ये लोग क्या करते हैं, अगर आप फ़ोन नहीं उठा रहे तो आपके रेफरेंस नंबर पर फ़ोन करने लगेंगे, जो आपने दिए होंगे दो चार नंबर, ठीक है? अगर ज़्यादा कुछ होगा तो कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लेते हैं, उस पर फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं। बट क्रेडिट कार्ड के सिनेरियो में ये काम नहीं करता, वहाँ पर नंबर ऐसे नहीं पहुँचते। तो ये लोग सिंपल ये करते हैं कि भाई साहब आधार नंबर डाला, वहाँ पर आपको नंबर उनको प्रोवाइड हो जाता है। इससे बचने के लिए आप सिंपल ये कर सकते हो कि अगर आप चेंज कर रहे हो तो आप किसी की आईडी पे अपने घर वाले भाई बहन या फिर अपना बीवी के नाम पे ले सकते हो, वहाँ वो नंबर उनके पास नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि अगर वो आपके लोन में को बोरोअर या फिर को एप्लीकेंट नहीं है तो फिर उसमें कुछ नहीं होने का, उनके पास वो डिटेल्स नहीं होती प्रोवाइड। रही बात रेफरेंस नंबर पे कॉल करने की या फिर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में फ़ोन करने की, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेंज करना बहुत आसान है। मेरे चैनल के जॉइन सेक्शन में आप जाओगे, वहाँ पर वीडियोस पड़े, आप देख के उसे कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपडेट कर लीजिए एक बार। मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, 10-5 हज़ार नंबर होगी, अब वो डालिए। एक बार अपडेट करने के बाद उनके पास से नंबर हट जाते हैं। सिंपली होता क्या है, आपको इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करना होता है, डाटा वहाँ पर प्रोवाइड करना होता है, तो उनके पास से डाटा चेंज हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि सर इन लोगों ने तो लिख के रखे होंगे ना, लिख के कुछ नहीं रखा जाता। होता क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, आपकी फ़ोन की स्क्रीन है, तो वो कोई डाटा स्टोर नहीं है कहीं पर भी, आप कुछ चेंज करोगे तो वो चेंज होगा, है ना?
तो जो बैक एंड रहता है वो आपके पास है, उसके अपडेट, वो अगर यहाँ से आप अपडेट करोगे तो उनके पास भी अपडेट हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए आप यहाँ अपडेट करो, उनके पास भी अपडेट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर की ऐसी बात रही, तो रेफरेंस नंबर को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका, आरबीआई में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है आपको, आप वहां पर लगा के बोल सकते हो कि भाई साहब यही मेरा रेफरेंस नंबर है, आप इन रेफरेंस नंबर को अपने पास से हटा दीजिए, वहां से हट जाएंगे फिर वो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इन लोगों पे ये जो रेफरेंस नंबर की चीज़ होती है, ये इनके पास पीडीएफ या फिर एक्सेल में आता है, समझे। तो वहां से वो लोग हटा देते हैं, इसको हटा देंगे तो इनके पास से भी हट जाएगा, कॉल जाना बंद हो जाएगी। ओके, अब बात आती है विजिट पे। होम विजिट के अंदर कैसे ये लोग ढूंढ लेते हैं। अब एक जैसे मैं अपने एक सब्सक्राइबर का कहानी बताता हूँ, वो गुजरात के रहने वाले, अहमदाबाद में, ठीक है। तो उन्होंने अहमदाबाद से कुछ अपने घर से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर जाके एड्रेस चेंज कर लिया। अब भाई साहब कुछ दिन तो गए, 25-30 दिन आराम से गए, कुछ दिन बाद सीधे वहीं पर आके खड़े हैं भाई साहब, एड्रेस पूछा किसी पे, तो कस्टमर ने चलो उस टाइम पे हैंडल कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। बाद में मेरे से पूछा कि सर ऐसा कैसे हो गया एड्रेस चेंज करने के बाद भी। तो देखो कुछ तो एनबीएफसीज ऐसी हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बैंक कभी इतनी बेकार नहीं हुई है, ठीक है। एनबीएफसीज के जो ऐप होते हैं, जैसे कोई फाइनेंस फलाना निमकाना हो गई, उसके जो ऐप्स होते हैं वो आपसे बहुत सारा डाटा देता है जब आप उनको इंस्टॉल करते हो। वहां पर एक डाटा ये भी होता है जीपीएस का, वहां पर एक डाटा ये भी होता है जीपीएस का। अगर आप नए एड्रेस पे जा रहे हो और आपके फोन में ऐप है उनका, तो वो जीपीएस से लोकेशन ले लेगा, सीधी बात है। अब आप लोग बोलोगे क्या ये लीगल है, एथिकल है, तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है ना, ये ऐसे गलत काम ही करते हैं एक्चुअली में। और हम लोगों को क्या होता है ना, जीपीएस लोकेशन वाली बात है, इसको प्रूफ करना भी बहुत बड़ी बात है। हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला होता है कि भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल जा रही है, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जो जीपीएस लोकेशन लेने का है वो नहीं कर सकते। तो इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है, सपोज करो आपने अभी एड्रेस चेंज नहीं करा है, तो आप तो अपने घर पे इसको अनइंस्टॉल कर दो ऐप को, कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करने के बाद दोबारा इंस्टॉल मत करो, ये लोकेशन नहीं लेगा, ठीक है। अगर तो आप एड्रेस पे रहते हो, उसी वाले एड्रेस पे आपने चेंज करने के बाद अभी ऐप अनइंस्टॉल नहीं करा है, तो आप जाओ किसी भी मेट्रो सिटी एरिया में, जैसे जहाँ पर जगह भीड़ भड़ाका होगा ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पर जाओ, ऐप को इंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल करो, इंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल करो, 1 आधा घंटा, ये अपने आप ही लोकेशन वहाँ की ले लेगा। और उसके बाद अनइंस्टॉल कर दो, खत्म करो कहानी, वहाँ पर वहाँ की एड्रेस रहेगा, रिकवरी वाला घूमता रहेगा, कुछ नहीं पता चलने का, समझ रहे हो। अब ये हो जाता है कि कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा एड्रेस भी मैंने वो भी ऐप भी हटा दिया था, सब कुछ कर दिया था, फिर एड्रेस कैसे पता लग सकता है। तो 2-3 वे और है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक तो सबसे आसान वे है, जो कि इनके लिए बहुत आसानी पड़ती है। आप सभी के घर में गैस का कनेक्शन होगा, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग गैस एजेंसी में जाते हैं। हमारे इंडिया के अंदर 2-3 गैस एजेंसी हैं बड़ी बड़ी, हम सबके घर में उन्हीं का सिलेंडर आता है, ठीक है। सिलेंडर होगा नहीं तो कनेक्शन होगा उनका, सीधी बात है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो एजेंसी जाता है, वो बोलता है कि जी ये जो एड्रेस पे ये रहते थे, जैसे मान लो आपका एड्रेस है ये फलाना ढिमका ना, 104 एड्रेस है, तो 104 पे जो गैस कनेक्शन था, क्या इस नाम से कोई गैस कनेक्शन है? तो वो बोल देगा हाँ। अब कई लोग इसमें ना 1.5 साल बनते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे नाम पे तो है ही नहीं, मेरी मम्मी के नाम पे, मेरी बीवी के नाम पे, तो नहीं पता कर पाएंगे। वो कर लेंगे, मैं बताता हूँ कैसा, ठीक है। वो एड्रेस से पता करते हैं, वो एड्रेस से बोलेंगे कि इस एड्रेस पे किस नाम का है। तो जैसे आपकी वाइफ का नाम है, तो वाइफ के नाम से पता लग गया। अब आप मूव करें तो आपने अपना पक्का गारंटी से है कि आपने गैस एजेंसी से अपना कनेक्शन भी मूव करवाया होगा, है ना। तो जब कनेक्शन मूव करवाया है तो मेरे भाई वो नया एड्रेस वहाँ से उनको दे देगा, उनके पास रिक्वेस्ट आ जाती है। कुछ पैसे लेता है, 100-200 रुपये, पता चलता नहीं है, तो वहाँ से ले लेते हैं। इसको रोकने का क्या तरीका है? तो इसको रोकने का एक बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा खर्चा आपका लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे। आपको वहाँ वाला कनेक्शन सरेंडर कर देना, ठीक है, और जहाँ न्यू लोकेशन लोगे वहाँ पर अपना दूसरा एक कनेक्शन ले लो, सबसे बढ़िया तरीका है। फिर उसमें कोई दिक्कत, आपको परेशानी नहीं आएगी। और अगर आप ब्लैक वगैरह में लेते हो, जो कि चलता है इंडिया में मेनली, तो वैसे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें लोकेशन की दिक्कत नहीं होती है। ओके। अब कई लोग बोलेंगे कि सर कैसे गैस कनेक्शन ले लें, इतना खर्चा होगा, ये होगा। तो मेरे भाई वो सबसे आसान वे है, वो सबसे आसान, मेरे को पता, मेरे कई एजेंसी ओनर्स दोस्त है, वो बताते हैं कि चलो ये लोग एड्रेस चेंज करके चले जाएंगे। अगर मान लो सेम स्टेट में रह रहा है तो हम तो उन्हें आके पकड़ लेंगे, बता रहा हूँ कैसे। अब जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हो, आप दिल्ली से मुंबई चले गए, तब नहीं कर सकते।
तब क्यों नहीं कर सकते? तब क्योंकि उनकी एजेंसी का जो रेडियस है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर ही अंदर का होगा, तो वो दिल्ली एनसीआर आ सकते हैं। बट आपने अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चेंज करा है, तो आपने गैस कनेक्शन अगर चेंज करा है, तो वहाँ सबसे आसान है, आप अपने घर का एड्रेस दोगे भाई कि मेरा रूम इस सोसाइटी के इसमें है, फ्लैट है ना, तो उनको पता लग जाएगा, वो आ जाएंगे। ये दिक्कत होती है। सबसे बढ़िया तरीका सरेंडर करो, वहाँ जाके उस वाली एजेंसी में ले लो जहाँ पर रहते हो, सबसे बढ़िया। कोई वहाँ दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एजेंसी पहले ही करवा ली है ये चीज़ें, तो मैं एक आपको सजेशन दूंगा, आप अभी चलने दो ऐसा, आपको कंप्लेंट करनी रहेगी, ठीक है। आप ट्विटर पे या फिर किसी भी तरीके से मेल वगैरह में कंप्लेंट करके और आरबीआई में कंप्लेंट करके रोक सकते हो रिकवरी वगैरह। ओके। एक तरीका और है, एक तरीका ऐसा है, जैसे कई ऐप्स आते हैं, पेटीएम हो गया, ठीक है, और एक दो ऐप हैं जो कि पेमेंट आप लोगों से, जैसे नावी है, अगर आपने नावी से लोन ले रखा है, ठीक है, और आप नावी का पेमेंट यूज़ करते हो, तो अगर आप कभी भी वहाँ से पेमेंट करोगे उसके स्कैनर से, तो वो सामने वाला जो मर्चेंट होगा ना, उसकी डिटेल आ जाएंगी उनके पास। या फिर पेटीएम बिजनेस से आपका लोन था पहले, समझ लो। अब लेंडर तो अलग होता है, लेकिन जो डिटेल्स है वो ये कंपनियां प्रोवाइड कर देती है, सीधी बात है। तो आप जो भी लोन का ऐप है जहाँ जिससे आपने लोन लिया, उसका पेमेंट ऐप कभी यूज़ मत करो, ठीक है। आप उसकी जगह, जैसे गूगल पे ही इकलौता है, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि अभी तक उसका मैंने कोई किस्सा नहीं सुना कि भाई साहब उससे मैंने पेमेंट करी हो और उसने डाटा दे दिया हो। और हो सकता है कि वो सही हो, मुझे गारंटी से नहीं पता, क्योंकि मेरे सामने ऐसा केस नहीं आया। बट पेटीएम का बहुत बार आ चुका है, नावी का भी आ चुका है, नावी का खुद का यूपीआई है ना, उससे मैंने पता करा था। और भी 2-4 ऐप है, उनके नाम लेना सही नहीं है, ठीक है, इन सब के आ चुके हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका, सबसे बढ़िया बात है। ओके, ये जान लो आप लोग, इन सबको पेमेंट ऐप का यूज़ करना बंद कर दो, सबसे बढ़िया तरीका। और दूसरा, एक गलती लोग ये क्या करते हैं ना, उन लोगों को एक बहुत बड़ी बीमारी होती है कि उनको डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना हर टाइम पे ज़रूरी रहता है। अब एक भाई साहब थे, उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया, उन्होंने जाके अपने आधार कार्ड पे भी एड्रेस चेंज करवा दिया। देखो, मैं मानता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ महीने आप रुक सकते हो, क्योंकि देखो जितने भी लोन ऐप्स हैं उनके पास केवाईसी का जो पीरियड रहता है वो 6 महीने का रहता है। आपने लोन डिफॉल्ट करा तो उसके बाद 6 महीने तक उनके पास केवाईसी रहेगी आपकी। ओके, तो आप अगर उतने टाइम पे अपना एड्रेस ना चेंज करवाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर उसके अंदर करवा लेते हो तो वो लोग डाटा निकाल सकते हैं अपना, आपका डाटा वहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई साहब ये जो व्यक्ति है इसने अपने आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करा, इस एड्रेस पे एक बार जाके देख लेते। समझ रहे हो, ये चीज़ है। ये कुछ चीज़ें मेनली देखी जाती हैं, और कोई बड़ा वो लोग कुछ नहीं करता। आप लोग सोचते हो ना, कई बार मेरे पे एक सब्सक्राइबर ने बोला था, सर मेरी जो सिम है, सिम की ट्रैकिंग नहीं कर सकते क्या ये? तो ये बिल्कुल ही वो हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई मतलब बहुत बड़ा जुर्म नहीं करा है जो कि आपके पीछे सारे मुल्कों की पुलिस लग गई है। ये ना जो उचक्कों वाली का वो होती है, क्या कहते हैं, लफंगों वाली हरकतें करते हैं रिकवरी वाले एक्चुअली में, कि एजेंसी जाके पता कर लिया है, फिर ऐसा पता कर लिया 150 दे के तो एड्रेस मिल जाता है, समझे, ये बात होती है। दूसरा, अगर आपके सिविल में अपडेट रहेगा तो वहाँ से भी निकल सकता है। जैसे कई लोग 2-3 एड्रेस अपडेट करवा के रखते हैं, कई बार गांव का भी एड्रेस कहीं पर मांग लेता है लोन में, तो आप वहाँ का डाल दे रहे हो तो वहाँ का एड्रेस भी वैसे चला जाता है। उसका तरीका भी ये है कि एक बार केवाईसी अपडेट हट जाएगी उनके पास से, तो वो भी अब रिपोर्ट हट जाती है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब इस पे आ जाते हैं कि अगर आपने एड्रेस चेंज ही कर दिया है तो केस वगैरह हो सकता है क्या कुछ? तो देखो, केस का ऐसे कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता। पहली बात तो केस बहुत कम उसमें होता है, 100 में से 2-4 लोन के ऊपर केसेस होते हैं, ठीक है, वो भी सेक्शन 25 के अपने रहते हैं, चेक बाउंस के रहते हैं, या फॉर्जरी का रहेगा एक आधा कभी कभार, ठीक है, फॉर्जरी के बहुत कम केसेस रहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है ना, कोर्ट कोई आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं करता, सिंपली बात है। कोर्ट के अंदर आपको अगर समन रिसीव होगा तो ही आगे प्रोसीडिंग चलती है। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे क्लाइंट थे, दिल्ली के थे, उन्होंने एड्रेस चेंज कर रखा था, नए एड्रेस पे उनको समन रिसीव नहीं हो रहे थे। पुराने एड्रेस पे 2-3 समन गए होंगे, उसके बाद एक बार के लिए वारंट भी इशू किया गया बेलेबल, ठीक है, उनके नाम का, क्योंकि कोर्ट को पता नहीं चल पाया कि कस्टमर वहाँ पर रहता है कि नहीं रहता। उनको लगा कि जो पोस्ट मास्टर भाई साहब थे उन्होंने अपने पास लेके रख लिए होंगे, डिलीवर शो कर दिया होगा आई गेस, ठीक है। तो जब वारंट इशू करा तो पुलिस वाला गया होगा, वो पता करा होगा, नहीं मिले तो वहाँ से पुलिस वाले ने रिपोर्ट डाल दी कि कस्टमर नॉट फाउंड, मतलब ये बंदा मिल नहीं रहा, नॉट फाउंड है। वहाँ पर गया होगा केस, और फिर से वो उसी श्रेणी में आ गया समन वाले। क्यों आ गया? क्योंकि जब तक आपको समन रिसीव नहीं होते तब तक केस की प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है? सिंपल वजह ये है कि केस में जो ये लोन के केसेस रहते हैं नॉर्मली,
कोई दूसरा केस नहीं है, अलग बात है वो। लोन के केसेस की बता रहा हूँ मैं आपको। लोन के केसेस के अंदर सिंपल ये रहता है कि वहाँ पर दोनों पक्ष की बातें सुननी होती है, दोनों पक्ष की बातें समझनी होती है। अगर आपको समन ही रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची है कि आपके ऊपर केस हुआ है, तो आगे कोई प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती है। बस वो चलता रहेगा कि समन भेजा जाएगा, आपके पास आ नहीं रहा, आपको मिल नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा, बस और कुछ नहीं, समझे। और इतनी कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं होती। वारंट वगैरह इशू भी होता तो उसके बाद रिपोर्ट चली जाती कि बंदा मिला ही नहीं, खत्म कहानी। ओके, एक आधी बार अगर आपको पता चलता। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ऑनलाइन रूप में मिल रहा है समन, जैसे कई बार ये क्या करती है लोन कंपनियाँ, जब आप मिलते नहीं हो एड्रेस पे तो आपको मेल कर देती हैं समन की कॉपी, ठीक है, ऑनलाइन। और आप लोग उसे सीन करके या उसे देख के डाउनलोड करके उसके बाद बोलो कि भाई मेरे को तो मिला ही नहीं, तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। वहाँ पर दिखता है कि भाई साहब आपने सीन करा है मेल, आपने डाउनलोड करा है, उसके बाद ही वो प्रोसीडिंग आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपने एड्रेस चेंज कर रखा है, सामान आपको नहीं मिल रहे, तो आपको केस से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका दूसरा एड्रेस नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर सामान नहीं मिलेंगे, अगर रिकवरी वाले की दिक्कत नहीं होगी, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, हमसे सलाह लेना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो।